राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम कोई नई धारा की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। भाग 2 के अंतर्गत जितनी धारा हम पढ़ चुके हैं, आज का सेशन उनको रिवाइज करने के लिए हम लेकर आए हैं। यानी कि आज धारा आपकी जो हमने 33 तक पढ़ चुके हैं, तो उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, तो भाग 2 में जैसे हमने आपका पढ़ा था, इसमें सामान्य परिभाषा दी गई है। यानी कि आईपीसी से संबंधित जितने भी शब्दों की आपको परिभाषा मिलती है वो भाग 2 में मिलती है। भाग 2 आपका दिया गया है सामान्य स्पष्टीकरण से, और ये धारा 6 से लेकर 52A तक जाता है। धारा 52 तक इसमें दी गई है। तो अब अगर बात करें, ये 6 से स्टार्ट होता है, तो धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 में दी गई है अपवाद। अपवाद की परिभाषा आप कह लीजिए, या अपवादों से संबंधित है, या अपवाद से संबंधित भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें धारा 7, धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 कहती है सामान्य स्पष्टीकरण वाक्यांशों का सामान्य स्पष्टीकरण। धारा 8 अगर बात करें, यहाँ पर धारा 8 में दिया गया है आईपीसी जेंडर। धारा 9 में दिया गया है आईपीसी वचन। धारा 10 में दिया गया है पुरुष व स्त्री की परिभाषा। धारा 11 में दिया गया है व्यक्ति शब्द की परिभाषा। चलिए, धारा 11 में दिया गया है व्यक्ति शब्द की परिभाषा। अरे यार, क्या कर सकते, थोड़ा सा डार्क। चलिए, धारा 11 में दी गई है व्यक्ति शब्द की परिभाषा। 12 में अगर बात करें, 12 में दी गई है जनता या जन सामान्य की परिभाषा। धारा 13 में दी गई है क्वीन की परिभाषा, जो कि निश्चित है। धारा 14 में दिया गया है सरकार का सेवक। पंद्रह में दी गई है ब्रिटिश ऑफ इंडिया की परिभाषा, जो कि निश्चित है। धारा 16 में दी गई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी निश्चित है। धारा 17 में दी गई है सरकार का सेवक, सरकार की परिभाषा। यह इस प्रकार देखिए, सरकार शब्द की परिभाषा। धारा 18 में दी गई है भारत शब्द की परिभाषा। भारत शब्द की परिभाषा ये दी गई है आपकी धारा 18 में। धारा 19 में दिया गया है आपका न्यायाधीश की परिभाषा।
धारा 20 में दी गई है न्यायालय की परिभाषा। धारा 21 में दिया गया है आपका लोक सेवक। धारा 22 में दी गई है आपकी चल संपत्ति। धारा 23 में दिया गया है सदोष लाभ व हानि। सदोष लाभ व सदोष हानि। सदोष लाभ में सदोष हानि दी गई है 23 में। कितना लिखना है ये दिखा मुझे बोर्ड का साइज। मुझे यही तो डाउट था भाई। चल नीचे तो सीधी है 14 सरकार का शेयर। चलिए 14 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 14 दिख नहीं रही होगी फिर भी चलो यहाँ लिख देते हैं धारा 14। धारा 14 दी गई है आपकी सरकार का सेवक। चलिए कितने धारा तक पहुंच गए? धारा 23। 24 पर आ जाते हैं। धारा 24 संबंधित है बेईमानी से। मुझे नहीं लगता देखा होगा यार, लाइन चलिए सॉरी। चलिए धारा 24 बात करता है आपका बेईमानी से संबंधित है। ये धारा 24 में दी गई है बेईमानी की परिभाषा। धारा 25 में दिया गया है कपटपूर्ण। धारा 26 में विश्वास का कारण दिया गया है। विश्वास का कारण धारा 26 में दिया गया है आपका विश्वास का कारण। धारा 27 आपकी कहती है पत्नी, लिपिक व सेवक के कब्जे वाली संपत्ति। पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण की परिभाषा। धारा 28 में हो जाएगा आपका कूटकरण की परिभाषा। धारा 29 में दस्तावेज की परिभाषा। धारा 29 और 29A दोनों लिख लीजिए। धारा 29 में दी गई है आपके दस्तावेज की परिभाषा। 29A में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की परिभाषा। धारा 30 में दी गई है मूल्यवान प्रतिभूति। इकतीस में दी गई है आपकी वसीयत। 32 में दी गई है आपकी अवैध, धारा 32 कहती है अवैध कार्य या गैर कानून के अंतर्गत चूक भी आएगी। अवैध कार्य या गैर कानूनी कार्यों में चूक भी सम्मिलित होगी। तो ये सारी धाराएं थी, एक बार लिख लीजिए ना।
या हाल तो आपने लिख ही ली होगी क्योंकि धारों पर चर्चा हो चुकी है। ऊपर जाना एक धारा हो रहेगी, धारा 35 यहाँ लिख लेते हैं। धारा 35 कहती है कार्य व लोक की परिभाषा। कार्य व लोक, लोक कहते हैं चूक को, बताया गया है। और इसके अंतर्गत क्या कहता है, क्या कहती है धारा, कई दिनों तक चूक एक ही कार्य के अंतर्गत माना जाएगा। कई दिनों तक चूक के द्वारा कारित कार्य को एक ही अपराध माना जाएगा। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर एक बार होता है अपवाद से संबंधित क्या होते हैं इसमें। अब धारा 6 आपको बताती है कि इस संहिता में जिस शब्द की भी परिभाषा दी गई है उसका कोई ना कोई अपवाद आपको किसी न किसी भाग में मिल जाएगा, यानी कि प्रत्येक शब्द का मानकर चलिए कि इसका कहीं ना कोई अपवाद है। ये धारा 6 कहती है। 7 कहती है वाक्यांशों का स्पष्टीकरण, यानी कि इस आईपीसी में जिस धारा का स्पष्टीकरण जिस भाव के साथ किया गया है उसको उसी भाव के साथ जोड़कर आप स्पष्टीकरण उसका मानेंगे, यानी कि अपनी तरफ से कुछ नहीं मानेंगे। जो स्पष्टीकरण जिस भाव के साथ आईपीसी ने किया है उसी भाव के संदर्भ में आप उसका यूज करेंगे। धारा कहती है 7। आईपीसी लिंग क्या बताता है या जेंडर बताता है। धारा 8 ये कहता है जहां पर भी व्यक्ति शब्द का या पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग होता है उसके अंतर्गत स्त्रीलिंग भी शामिल होती है, यानी कि अगर जो शब्द मेल के लिए प्रयोग हो रहा है उसमें फीमेल भी आएगी। फीमेल के लिए कोई अलग वर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं है आईपीसी के अंतर्गत। धारा 9 क्या कहती है, वचन। धारा 9 कहती है जब तक कि पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो, जहां पर भी एक वचन शब्द होगा उसके अंतर्गत बहुवचन सम्मिलित होंगे, और जब तक कि स्पष्ट न हो कि बहुवचन शब्द है तो उसमें एक वचन भी सम्मिलित होंगे, यानी कि पूर्णतः स्पष्टीकरण न होने पर एक वचन शब्द के अंतर्गत बहुवचन भी सम्मिलित हो सकते हैं। धारा 10 क्या कहती है, फीमेल व स्त्री, यानी कि मेल व फीमेल की डेफिनेशन दी गई है आपकी आईपीसी की धारा 10 में। फीमेल क्या मेल क्या होता है, मेल के लिए यानी कि किसी भी आयु का पुरुष हो, या तो 6 वर्ष का हो या 6 माह का हो या 60 साल का हो, किसी भी आयु का पुरुष हो तो उसे पुरुष में ही काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार स्त्री शब्द के लिए किसी भी आयु की स्त्री हो उसके लिए स्त्री शब्द का ही प्रयोग होगा। धारा 11 कहती है व्यक्ति शब्द की परिभाषा। व्यक्ति शब्द की परिभाषा बताती है धारा व्यक्ति शब्द में, यानी कि जरूरी नहीं है इसमें कोई व्यक्ति मतलब पुरुष जो मतलब इस प्रकार समझिए वुमेन इसमें शामिल हो, या आपके व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आपका जो है लिविंग थिंग इसमें शामिल हो। इसमें कोई संपत्ति भी शामिल हो सकती है, जैसे कोई कंपनी, निकाय, संगम या फैक्ट्री, किसी भी प्रकार का इसमें शामिल हो सकता है। ये कहता है धारा 11। 12 क्या कहती है, 12 कहती है जनता या जन सामान्य की परिभाषा। आप सभी जानते हैं 13 फिलहाल निश्चित है, लेकिन ये संबंधित है क्वीन से। पुराने समय में क्वीन से संबंधित थी, पूछ सकता है। इसमें दी गई थी आपकी क्वीन की परिभाषा, लेकिन वर्तमान में निश्चित है। धारा 14 में दी गई है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक कितना होता है इस प्रकार समझिए। सरकार अगर इंपोर्टेंट धारा की अब तक की बात करें केवल 14 आती है, और यहाँ पर 21 आती है आपकी इंपोर्टेंट धाराओं में, और 22 नहीं 23 भी आ जाएगी, क्योंकि समझना मुश्किल है। 24 फिर तो कोई नहीं है यहाँ पर, फिर तो 34 से चले गए। मोस्टली इंपोर्टेंट आपकी धारा 14 व 21 रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये थोड़ी सरल है लेकिन इसको समझना भी आसान है। ये इस प्रकार समझिए सरकार के सेवक वे होते हैं जो सरकार के प्रशासन में सरकार की सहायता करती है। जैसे आपके प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, या आपकी पुलिस व्यवस्था होगी, जो भी मतलब सरकारी पद होते हैं सरकार के द्वारा सीधा डील जो करते हैं वे होते हैं आपके सरकार के सेवक।
वहीं अगर लोक सेवक की बात करें, लोक सेवक के अंतर्गत सरकारी व प्राइवेट दोनों प्रकार के शामिल होते हैं। प्राइवेट किस प्रकार शामिल होते हैं, इस प्रकार समझिए, अगर सरकार अपना टेंडर निकालती है, टेंडर निकालने के बाद कोई प्राइवेट कंपनी ले लेती है, लेकिन उसके कार्य की प्रगति सरकारी होगी, तो इस प्रकार भी हो जाएगा लोक सेवक। यानी कि लोक सेवक, सभी लोक सेवक सरकार के सेवक होते हैं, लेकिन सभी सरकार के सेवक लोक सेवक नहीं हो सकते। इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 17 में दी गई है सरकार शब्द की परिभाषा, 18 में भारत शब्द की परिभाषा, ये सब आप जानते हैं। 19 में न्यायाधीश, 20 में न्यायालय और 21 में होगी चल संपत्ति। आपकी क्या होती है? चल संपत्ति वे संपत्ति होती है जो आपकी मूवेबल होती है, यानी कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वे होती है आपकी चल संपत्ति। 23वां सदोष लाभ सदोष हानि क्या होता है? सदोष लाभ क्या होता है? सदोष लाभ में व्यक्ति क्या होगा? ये लाभ होगा। लाभ को मतलब तो आप सभी जानते हैं, उसके पास संपत्ति बढ़ेगी या उसके पास कोई भी साधन है उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो लाभ किस प्रकार अर्जित करेगा? वो लाभ उस संपत्ति से अर्जित करेगा जिसके लिए वो कानूनी रूप से वैध नहीं है, यानी कि जिस संपत्ति पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो उस संपत्ति से वो लाभ यहाँ पर अर्जित करेगा। जबकि सदोष हानि उस व्यक्ति को होगी जिस संपत्ति के लिए कानूनी रूप से हकदार है, लेकिन फिर भी वो उसके पास से चली जाती है गैर कानूनी तरीके से, ये होती है सदोष हानि। अगर बेईमानी की बात करें, बेईमानी क्या होती है? बेईमानी कपटपूर्ण तरीके से या छल के द्वारा, विश्वासघात के द्वारा या चोरी छुपके किसी भी प्रकार से आपको सदोष लाभ या हानि पहुंचाया जाता है, तो वो तरीका बेईमानी में शामिल होगा। कपटपूर्ण भी सेम ही है, केवल धोखाधड़ी से संबंधित हो सकता है। कूटकरण, कपटपूर्ण और कूटकरण दोनों में अंतर है। कपटपूर्ण यानी कि तरीका, किस तरीके का प्रयोग किया गया, छल किया गया कि विश्वासघात किया गया, धोखा दिया गया या जानबूझकर मिसगाइड किया गया, ये हो जाएगा आपका कपटपूर्ण। जबकि कूटकरण क्या होता है? कूटकरण होता है असली की नकल करना। असली की नकल करने से मतलब ये है कि सेम टू डिक्टो कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर मिलती जुलती भी है 5% या 10% भी थोड़ी बहुत भी मिलती जुलती है, तो उसको कूटकरण मान लिया जाएगा या नकल उसकी मान ली जाएगी। विश्वास का कारण सभी जानते हैं, विश्वास करने का एक कोई ना कोई कारण होता है। 27 भी आप समझ ही गए, दस्तावेज हमने कल ही पढ़ाई है। चलिए फिर आज की क्लास नहीं तक भी रखते हैं। कल जो होगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट धारा स्टार्ट होगी, कल अध्ययन करेंगे हम धारा 34, 35, 36, 37। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।